बच्चों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेमलता और आज आप सीखने वाले हैं कक्षा नवम के द्वितीय पाठ लोभाविष्टः चक्रधरा का प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में आप सबसे पहले पाठ में जो तीन चार श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों का आप भावार्थ यहाँ पर दिया गया है, यानी उसका अर्थ दिया गया है, उसे आसानी से समझ लेंगे और समझकर उसे अपने नोट्स में अवश्य लिखेंगे। पहला श्लोक है वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितं जनेन हीनं बहु कष्टका कंटकावृतं त्रिणानि शय्या परिधान वल्लकलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। ये मैं जब इससे पहले वाली वीडियो में गद्यांश का भावार्थ समझाई हूँ तो इसका अर्थ बता चुकी हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पर श्लोक का अर्थ दे दिया है ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें सुनकर भी समझ में नहीं आता है या उसे बहुत अच्छे से समझ कर लिख नहीं पाते हैं, तो वैसे छात्र जो हैं इसका भावार्थ या इसका अर्थ जरूर लिख लेंगे। ठीक है, दिया है कि बाघ हाथी आदि से सेवित, यानी बाघ हाथी आदि से सेवित माने भरा हुआ जंगल, वन में रहना, लोगों से रहित यानी लोगों से दूर रहना, कांटों से घिरा होना, घास की सैया होना, घास की सैया माने बिछौना होना, एवं वल्कल यानी मोटा वस्त्र होना या पहनना अच्छा है, लेकिन बंधुओं के बीच में धनहीन होकर रहना, जीवित रहना श्रेयकर नहीं है। यानी अपने परिवार के बीच में गरीब होकर, दरिद्र या निर्भर होकर जीवित रहना श्रेयकर नहीं है, यानी अच्छा नहीं है। अब दूसरा श्लोक क्या था? दूसरा श्लोक था, इसमें बहुत अधिक इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, इसे अगले वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, उसमें बता दी हूँ मैं। दूसरा श्लोक है अभिमत सिद्धिर शेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुष गुण सो अपि दृष्ट्याख्याः। यानी संपूर्ण अभीष्ट की सिद्धि पुरुष के उद्योग करने से होती है, यानी पुरुष के परिश्रम करने से, मेहनत करने से होती है। भाग्य यदि कहते हो तो वह भी अदृष्ट नामक पुरुष गुण ही है। ये आपका दूसरा श्लोक था। तीसरा श्लोक है आपका महांत एव महतामर्थम साधितुं क्षमा ऋते समुद्राद्यन्य को विभति बढ़नावलम। अर्थात महान लोग ही महान लोग को पूरा करने के लिए सक्षम है, समुद्र के अतिरिक्त बड़वानल को कौन धारण कर सकता है। अर्थात महान लोग ही निर्धन लोग की सहायता कर सकते हैं। अगला श्लोक है, अगला है और अंतिम श्लोक है इस पाठ में। अतिलोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अतिलोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। यानी अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए और ना लोभ को ही छोड़ना चाहिए, अतिलोभ से अभिभूत होकर ही चक्र मस्तक में घूमता रहा। तो ये बच्चों आप लोगों की आसानी के लिए, सुविधा के लिए ऐसा हमने लिख दिया, आप लोग नोट्स में ज़रूर लिखेंगे और इसके अर्थ को, भाव को समझेंगे, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, इसे समझ लेंगे तो प्रश्नों का उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे। बढ़ते हैं अभ्यास मौखिका। ये है आपके प्रश्न उत्तर से संबंधित। यह अभ्यास मौखिका में दिया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन वदत। अधः लिखितानां, दो शब्द हैं, अधः मने नीचे, लिखितानां मने लिखे गए। इसमें भी प्रश्न पूछ देता है, गुण संधि है। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में यानी एक पद में बोलिए या बताइए। प्रश्न क है गृहं परित्यज्य ब्राह्मण पुत्रा प्रथम कुत्र गता। यानी घर छोड़कर ब्राह्मण पुत्र पहले कहाँ गए, तो उत्तर में होगा अवंती। अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश की उज्जैन को अवंती कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या ख है योगी भैरवानंद तान किम आर्पयत। योगी भैरवानंद उनको क्या दिए या दिया।
तो उत्तरम में क्या है, सिद्धिर बत्ती यानी सिद्धि बत्ती, यानी सिद्ध करके वो बत्ती को उन्होंने दिया। अगला प्रश्न है, ताम्रस्य अंतरम तेन किम प्राप्तम, यानी तांबा के बाद क्या प्राप्त हुआ। तो उत्तरम क्या होगा, रजतम। रजतम माने चांदी। प्रश्न संख्या घ है, तृतीय ब्राह्मण खनित्वा किम अपश्यत, तीसरे ब्राह्मण ने खोदते समय क्या देखा, यानी पृथ्वी को खनते समय या खोदते समय क्या देखा। उत्तरम में है सुवर्णम यानी स्वर्णम, सोना। अंगा प्रश्न कह रहा है, अतिलोभाभिभूतस्य जनस्य मस्तके किम भ्रमति, अतिलोभ में अभिभूत होकर लोग के मस्तक में क्या घूम रहा था। चक्रम, क्या था, चक्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, संधि विच्छेदम कुरुतः, जो भी शब्द है इन शब्द को दे दिया है। कितने शब्द हैं, 5 शब्द हैं और कह रहा है इसका संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, पहला शब्द है इतश्चेतश्च, यानी इतः धन च धन इतः धन च। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपका इतः धन च देखें, ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। च और इतः को जोड़ेंगे तो हो जाएगा गुण संधि, और फिर इतः धन च करेंगे तो हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, अब याद दिया किंचिन मात्रम, अब याद दिया किम धनचित धन मात्रम, यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, ये आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। तीसरा शब्द है त्रयोपयग्रे, त्रयः धन अपि धन अग्रे। उसके बाद चौथा है समुद्रादन्य, समुद्रात धन अन्यः। उसके बाद से दिया है तयोरपि, तयोः धन अपि, ये भी आपका विसर्ग संधि हो रहा है। ठीक है, और समुद्रात में आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। अब बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न कह रहा है समास विग्रहम कुरुतः, समास विग्रह कीजिए। पिपाशाकुलितः, पिपाशाकुलितः का समास विग्रह है पिपासया आकुलितः, तृतीय विभक्ति है इसमें पिपासया में, यानी प्यास से आकुलित यानी व्याकुल, तृतीया तत्पुरुष समास है। स्वेच्छया, स्वयं इच्छया यानी अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से, षष्ठी तत्पुरुष। कृत स्नाना, कृतम स्नानम जयते, बहुव्रीहि समास। और अगला लिखा है बंधु मध्य, बंधु मध्य यानी बंधु नाम मध्य, परिवार के मध्य में, बीच में। यहाँ पर है परिवार का मध्य में, परिवार के मध्य में यानी बीच में, ये आपका हो गया षष्ठी तत्पुरुष। और अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है धनाप्ति, धनस्य आप्ति यानी धन की प्राप्ति, ये आपका है षष्ठी तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 4 है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, बहुत ही महत्वपूर्ण है संधि विच्छेद समास और प्रकृति प्रत्यय, ध्यान से स्थिर होकर समझना है। और इसमें जो ये चारों दिख रहा है ये तो और ही महत्वपूर्ण है। आपका जो है प्रति माह मासिक परीक्षा होता है, उसमें भी इससे सारे संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए गहनता से इसे समझते हुए आप लोग नोट्स में लिखेंगे। प्रणम्य, प्र धननम धन ल्यप, देखो ये जो लाइन है ये आपका उपसर्ग है, ये बीच की जो लाइन है ये आपका मूल धातु है यानी क्रिया का रूप है ये। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। और ये जो है आपका क्या है, प्रत्यय, ऐसे समझते हैं। प्र धननम धन ल्यप, प्र उपसर्ग नम धात ल्यप प्रत्यय, तीनों मिलकर क्या बना है, प्रणम्य। ठीक है, यानी प्रणाम करके। यहाँ दिया है परित्यज्य, परि धन त्यज धन ल्यप, परि उपसर्ग है
त्यज क्या है? मूल धातु है, क्रिया रूप है, और ल्यप प्रत्यय है। परित्यज्य माने परित्याग करके, छोड़कर। आदाय, आ उपसर्ग है, दा धातु है यानी क्रिया है, ल्यप प्रत्यय। आदाय माने देकर। अब यहाँ दिया उकत्वा, वच, वच का आदेश हो जाता है, ठीक है, उक से, तो वच धन कत्वा, कत्वा ये प्रत्यय है और ये आपका मूल धातु है यानी क्रिया का रूप है, इसमें उपसर्ग नहीं है, तो ये हो जाता है उकत्वा, ठीक है। उकत्वा यानी कह कर। प्र धन अस्था धन कतः, ये आपका हो जाता है प्रस्थितः। प्र उपसर्ग, अस्था मूल धातु यानी क्रिया का रूप, और कतः आपका जो है प्रत्यय होता है, ये आपका हो गया प्रस्थितः यानी प्रस्थित, प्रस्थान करना। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है विपरीतार्थकान शब्दान वदत। विपरीतार्थक माने विलोम शब्द, कह रहा है विलोम शब्दों को बताइए, ठीक है। तो आपके जो पुस्तक में है वो अलग अलग करके दिया हुआ है, ठीक है, मतलब शब्द करके दिया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्रम से उसे, यहाँ आपका ये हो गया विपरीतार्थक शब्द, ये हो गया विपरीतार्थक शब्द, ये हो गया आपके शब्द। यहाँ दिया है बंधु, बंधु का होगा शत्रु। यहाँ दिया है निश्चय, निश्चय का हो गया अनिश्चय। यहाँ क्षिति, क्षिति माने होता है पृथ्वी, यहाँ हो गया आकाशः। यहाँ हो गया आदाय यानी देना, और यहाँ परित्यज्य यानी छोड़ कर जाना, छोड़ कर, त्याग कर। अस्माकम माने हमारा, आयुष्माकम माने तुम्हारा। इस तरह से ये आपके विपरीतार्थक शब्द हुए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है? अभ्यासः लिखितः यानी लिखित अभ्यास के प्रश्न। इसमें कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। प्रश्न संख्या 1 है, कह रहा है नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए, ठीक है। प्रश्न संख्या क कह रहा है कस्मिंचिद अधिष्ठाने के वसत स्म, यानी किसी नगर में कौन निवास करते थे। उत्तरम होगा कस्मिंचितम अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्रा मित्रता गता वसति स्म। किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता के साथ रहते थे या निवास करते थे। अगला प्रश्न है गृहता स्वेच्छया ताम्रम एतत् कस्य वचनम अस्ति, यानी अपनी स्वेच्छा से ग्रहण करो तांबे को, ऐसा किसने कहा, यह किसका वचन है। उत्तरम होगा गृहयताम स्वेच्छया ताम्रम एतत् प्रथमः ब्राह्मणस्य वचनम अस्ति, यानी अपनी स्वेच्छा से तांबा को ग्रहण करो, यह प्रथम ब्राह्मण मित्र का वचन है। चलिए प्रश्न संख्या ग देखते हैं। प्रश्न संख्या ग में कह रहा है ते किम सन मंत्र स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता, यानी वे सब किस पर मंत्रणा करते हुए अपने देश को छोड़कर प्रस्थान किए।
मंत्रणा माने विचार विमर्श। ठीक है, उत्तरम में दिया है ते वे सब कहीं से भी धन कमाने के अर्थ में, यानी ते कुत्रचिदर्थाय इति सन्मंत्र स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता। वे सब कहीं से भी धन प्राप्त करने के लिए उस पर विचार विमर्श या मंत्रणा करते हुए अपने देश को परित्यज्य यानी छोड़कर प्रस्थान किए। प्रश्न संख्या घ है स्वर्ण भूमिम दृष्ट्वा तृतीयः ब्राह्मण पुत्र किम अवदत्। स्वर्ण भूमि यानी सोने की भूमि को देखकर तीसरा ब्राह्मण पुत्र क्या बोला। क्या बोला तीसरा ब्राह्मण पुत्र? उत्तर होगा बच्चों स्वर्ण भूमि दृष्ट्वा तृतीयः ब्राह्मण पुत्र अवदत् भोः गृह्यतां स्वेच्छया सुवर्णम सुवर्णाद अन्य किंचिद उत्तमम भविष्यति। यानी सोने की भूमि को देखकर तीसरा ब्राह्मण पुत्र बोला कि हे मित्र, स्वेच्छया सुवर्णम गृह्यताम यानी अपनी स्वेच्छा से सोना को ग्रहण कर लो। सोना से अन्य कोई चीज उत्तम नहीं होगा। प्रश्न संख्या ग है भैरवानंद किम अपृच्छत। उत्तरम में होगा भैरवानंद अपृच्छत कुतो भवन्तः समायाता किम प्रयोजनम च। भैरवानंद ने पूछा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपके आने का क्या प्रयोजन है, क्या लक्ष्य है। ठीक है, इस तरह से बच्चों अब आप आएंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और प्रश्न संख्या 2 में है कि अधोलिखितानि वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्नानानि कुरुतः। ठीक है, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद से आधारित प्रश्नों का निर्माण करो या कीजिए। ठीक है, क्या करना है इसमें, ऊपर की ओर बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, करते चापि दरिद्रोऽयपहता मंत्रम चक्रुः। अब इसमें रेखांकित क्या है, मंत्रम। मंत्रम को हटा करके यहाँ प्रश्न बनाना है। ठीक है, वे और भी दरिद्रता से पीड़ित हो गए थे। ठीक है, तो अब कौन पीड़ित हो गए थे, प्रश्न होगा ना कि किससे पीड़ित हो गए थे, क्या बोले, तो यहाँ पे होगा ते चापि दरिद्रयो पहता किम चक्रुः। वे सब दरिद्रता से पीड़ित क्यों हो गए थे। ठीक है, वे सब दरिद्रता से पीड़ित होकर क्या बोले, चक्रो मैंने बोले, क्या कहा। अब प्रश्न संख्या ख कह रहा है कि इसमें बनाइए। यहाँ दिया है बंधु मध्य धनहीन जीवितम न वरम। अंडरलाइन किसको किया है, रेखांकित। आधारीकृत क्या कह रहा है, यानी ये जो रेखांकित शब्द है इसके आधार पे प्रश्न बनाना है। कह रहा है कि बंधु मध्य धनहीन जीवितम न वरम, यानी परिवार के बीच में धनहीन होकर जीवित रहना पसंद नहीं करेंगे। पहला श्लोक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना आप लोग। तो इसका प्रश्न है कस्मिन मध्य धनहीन जीवितम न वरम, यानी किसके बीच में रहकर धनहीन जीवित का चयन या जीना नहीं पसंद करेंगे। प्रश्न संख्या ग दिया है अथ किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्तिः निपतात। वर्तिः दिया है ना, इसके नीचे अंडरलाइन किया है। कह रहा है इस पर आधारित प्रश्न बनाइए।
तो प्रश्न बनेगा अथ किंचिन मात्र गतस्य अग्रेसरस्य कह निपतात। यानी इस प्रकार से किंचिन मात्र यानी कुछ ही दूर आगे जाने के बाद क्या गिर गया, क्या गिरा था जी? बत्ती गिरा था। वर्ती निपतात, सिद्धिर्वर्ती गिरा था। इस तरह से प्रश्न का निर्माण करना है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है सिद्धिर्मार्गच्युतः सः इतश्चेतश्च बभ्राम। यानी सिद्धि मार्ग से अलग होकर के वह इधर उधर भटकने लगा या भ्रमण करने लगा। इधर उधर भ्रमण करने लगा। अब इससे संबंधित प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न क्या बना इसका? सिद्धिर मार्गच्युतः सः कुत्रः भ्रमाम। यानी कि सिद्धि मार्ग से अलग होकर के वह कहाँ भटकने लगा? तो यहाँ पे उत्तर बन जा रहा है इधर उधर, इतश्च तश्च। ठीक है। अंगम कह रहा है सह जावत खनति तावत सुवर्णम भूमि दृष्ट्वा प्राह। वह जैसे ही खनना शुरू किया यानी खोदना शुरू किया वैसे ही स्वर्ण भूमि दिखाई देखकर वह बोला। तो यहाँ सुवर्ण भूमि लिखा है, इसको अंडरलाइन किया। इस पर आधारित प्रश्न बनाया। प्रश्न कैसे बनेगा? सह यावत खनति तावत किम दृष्ट्वा प्राह। यानी वह जैसे ही खोदना शुरू किया वैसे क्या देखकर बोला? क्या देखकर बोला? सुवर्ण भूमि को देखकर बोला। बच्चों इससे संबंधित प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब है प्रश्न संख्या 3। कह रहा है अधोलिखित क्रियापदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत। यानी नीचे लिखे गए क्रियापदों से अपने वाक्यों में संस्कृत में प्रयोग कीजिए। संस्कृत में प्रयोग कीजिए। तो संस्कृत में प्रयोग करना है। कैसे करना है? गच्छामः। देखिए क्रिया का प्रयोग जब करना होता है ना, तो उसमें सबसे पहले देखना होता है कि वह किस पुरुष का है और कौन सा उसमें वचन है। ठीक है। यहाँ दिया है गच्छामः, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। लट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उसी के अनुसार यहाँ वाक्य प्रयोग होगा। वयम गृहम गच्छामः, यानी हम लोग घर को जाते हैं। अभिहितम, अभिहितम, अभिहितम माने कहना। ते अभिहितम, वे सब बोले। प्राक माने भी होता है पहले। प्राक माने क्या होता है? पहले। प्राक माने बोलना होता है, पहले नहीं। प्राक माने बोलना। प्राक भारतवर्षम विश्वे श्रेष्ठे, भारतवर्ष विश्व में श्रेष्ठ है। तिष्ठति, कुत्र तिष्ठति, कहाँ बैठे हो? उक्तवा, प्रियवचनम उक्तवा सह गच्छति। ठीक है। इस तरह से आपने वाक्य प्रयोग कर लिया। वाक्य प्रयोग करने के बाद से अगला प्रश्न दिया है कोष्ठांतर्गतानां शब्दानां सहायेन रिक्तस्थानानि पूरयत। यानी कोष्ठक के अंतर्गत जो शब्द है उसकी सहायता से खाली स्थान को पूरा कीजिए। तो क्या है? पहला शब्द है प्रदेशम, दूसरा है नाहमग्रे, वेदसी, रत्नानि और स्वर्णम। यहाँ देखते हैं कैसे कैसे भरना है। दिया है सो अब्रवीत यान्तु भवन्त नाहम अग्रे यास्मि, यानी इसमें आपको नाहम अग्रे भरना है। सह प्राह न मूढ़ न किंचित
वेदसी, इसमें आपको क्या भरना है, वेदसी भरना है। और ग में अथासौ यावंता प्रदेशा खनति तावत ताम्रमयी भूमि, अर्थ तो आप लोग को समझा ही दिए हैं, फिर भी समझ लो। इस प्रकार से जैसे ही वह प्रदेश को खनना शुरू किया, वहाँ से ताम्रमयी भूमि प्राप्त हुई। घ है तृतीय यथेच्छया सवर्णम गृहीत्वाम निवृत्ता, इसमें सवर्णम भरा गया है, यानी तीसरा अपनी इच्छा से स्वर्ण को लेकर घर को चला गया। नूनम अतः परम रत्नानम भवन्ति, निश्चित है अब रत्न की प्राप्ति होगी, इसमें रत्नानि भरना है। तो पहला शब्द आपका क्या था, नाहमग्रे, दूसरा था आपका वेदसी, और ग में भरे आप प्रदेश, और घ में परे स्वर्णम, और अंग में भरे रत्नानि। यहाँ स्वर्णम में नीचे हलंत रहेगा ऐसे, ठीक है, भूल गए थे, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रेखांकित पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिम लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदेषु से प्रयुक्त विभक्ति को लिखिए। को दिया है, भो मूढ़ः किम अनेन क्रियते। अनेन जो शब्द है, ये अनेन शब्द जो है, इसका पूछ रहा है कि ये किस वचन का है, ठीक है, किस वचन का, नहीं किस विभक्ति का। तो यहाँ पर उत्तर होगा तृतीया विभक्ति, और हमने वचन भी लिख दिया है एक वचनम, ठीक है। दूसरा ख है, रामस्य भ्राता कुतः गतः, यानी इसमें रामस्य का लिखना है, किसका लिखना है, रामस्य का। कह रहा है कि रामस्य भ्राता कुतः गतः, राम का भाई कहाँ गया, तो ये आपका इसमें होगा षष्ठी विभक्ति, ठीक है, षष्ठी विभक्ति होगा आपका इसमें। षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा। ग है, मह्यम फलम रोचते, तो मह्यम जो है आपका चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। घ कह रहा, सह गृहात वही अगच्छत, गृहात में आपका पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। चलिए, अंगम में कह रहा है, एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्, एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्। एकस्मिन् नगरे में, यहाँ पे अंडरलाइन इसको करना था, तो एकस्मिन् शब्द में जो है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। उसके बाद से कह रहा है, पूर्वकालिक क्रिया का संस्कृत में प्रयोग, ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है योग्यता विस्तार में, इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और भाषा को जानने के लिए भी यह आवश्यक है, ठीक है, आप भाषा ही पढ़ रहे हैं। कह रहा है, पूर्वकालिक क्रिया कर के अर्थ वाली, ठीक है, का अनुवाद करने के लिए कत्वा अथवा लप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत्वा में त्वा शेष बचता है ऐसे, और ल्यप में केवल य शेष बचता है, जो धातु क्रिया में लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ दत्वा, कृत्वा,
लगता सब में कत्वा है, लेकिन बचता केवल तो और वाह है, त्वा, और इसमें बचता है य। ल भी छिप जाता है, य भी छिप जाता है। ठीक है, तो ये धातु क्रिया से लगता है। उपसर्ग युक्त धातु से कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लगता है। जैसे देखिए, ये कत्वा प्रत्यय का है, ये धातवः, धातवः माने धातु यानी क्रिया का रूप है ये सब। ठीक है, प्रत्यय है और ये शब्द है और ये उसका अर्थ है। और जितने पर ये ऐसे ऐसे तिरछा लकीर बना है ना, ये पहचान है कि ये क्रिया के रूप है, ये इसीलिए बना है। ठीक है, अगर यहाँ धातवः नहीं भी लिखा जाए तो आप पहचान लेंगे कि ये सारे शब्द जो हैं क्रिया के धातु रूप है। क्री धन कत्वा बनेगा क्या? कृत्वा। कृत्वा का अर्थ क्या हो गया? करके। अपूर्वकालिक क्रिया क्या है? करके, हंस कर, खा कर, पी कर, नाच कर, उठ कर, बैठ कर, सो कर, जाग कर, जिसमें ये कर दिख रहा है ना, ये सब क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया पद में, पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए धातु के जो पद होते हैं उसमें कत्वा प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। एक विधि यह है। ठीक है, तो इसी विधि को यहाँ पे बता रहा है। क्री धन कत्वा बराबर कृत्वा। कृत्वा का अर्थ हो गया करके या कर कर, तो कर सही अर्थ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे करके लिखा गया है। दृश धन कत्वा, ये हो गया दृष्टवा, ये आपका हो गया अर्थ देख कर। पठ धन कत्वा, यहाँ हो गया पठित्वा, अर्थ हो गया पढ़कर। गम धन कत्वा, यहाँ हो गया गत्वा, गत्वा मने जाकर। आस्था धन कत्वा, स्थित्वा, यहाँ हो गया बैठकर। खन धन कत्वा, खनित्वा, यहाँ हो गया खोद कर। ठीक है, अच्छे से समझना है, इन सब में आधा तो और वाह जुड़ा है। ठीक है, आधा तो और वाह। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आपके मन में होगा कि दृश्य के बाद कत्वा तो दृष्टवा क्यों हो गया, तो ये व्यंजन संधि के परिवर्तन की वजह से होगा। जो डिटेल में जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे ना, तो उसके अनुसार आपको समझ में आएगा, वो अलग विषय हो गया। अब बढ़ते हैं ल्यप प्रत्यय से कैसे पूर्वकालिक शब्द बनते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हो गया उपसर्ग। देखिए, लप्य प्रत्यय में उपसर्ग के बिना पूर्वकालिक क्रिया नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ उपसर्ग में दिया है आ उपसर्ग, प्र, वि और अभि। और यहाँ धातु में क्या दिया है? गम धातु, विष धातु, चर धातु, धा धातु। और तब जा कर के यहाँ लप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आ में गम लगा है तो क्या हो गया? आ धन गम धन ल्यप बराबर आगम्य। आगम्य मने आकर। प्रधन विष धन ल्यप प्रविश्य। प्रविश्य मने प्रवेश कर। वि धन चर धन लप विचार्य। विचार्य मने विचार कर। अभिधन धा धन ल्यप अभिधाय। अभिधाय मने बोलकर। तो आपने देखा, पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए दो प्रक्रिया है, यानी दो रूल हैं, दो नियम हैं। एक तो है कत्वा प्रत्यय लगा कर आप बनाएंगे, और दूसरा जो है वो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके आप बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उसमें धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग रहता है, और जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता। चलिए, अब है आपका हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी इस पाठ से संबंधित अभी तक आपने जो प्रश्न पढ़ा उसको संस्कृत से संस्कृत में उत्तर देना था। अब जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी में उसका उत्तर भी दिया जाता है। जैसे पहला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी किस प्रदेश की ऐतिहासिक नदी है? मध्य प्रदेश की। इसी नदी में चारों ब्राह्मण पुत्र स्नान किए थे। ठीक है, महाकाल महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में
चारों ब्राह्मण पुत्र क्षिप्रा नदी में स्नान करने के बाद महाकाल महादेव के मंदिर में ही दर्शन किए थे। अब क्या है, योगी भैरवानंद कौन थे? तो योगी भैरवानंद शिव और शक्ति के उपासक थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? सिद्धि यात्री का अर्थ क्या होता है? सिद्धि यात्री का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो सिद्धि यात्री यानी सिद्धि की प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति हेतु यात्रा पर चलने वाला व्यक्ति सिद्धि यात्री कहलाता है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न है, जठराग्नि का अर्थ क्या होता है? तो पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। पेट में जब भूख की हलचल होती है तो उसे जठराग्नि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दावाग्नि किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर होता है जंगल में लगी आग को दावाग्नि कहते हैं। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं बच्चों? दावाग्नि कहते हैं। आपके योग्यता विस्तार से ये सारे प्रश्न हैं। उसके बाद है, बडवाग्नि किसे कहते हैं? तो समुद्र में दिखाई देने वाली अग्नि की चमक या ज्वाला को बडवाग्नि या बडवानल कहते हैं। हो गया। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक या रचनाकार कौन है? अभी आप लोग ये जो कथा पढ़े हैं, लोभाविष्टा चक्रधरा, ये पंचतंत्र के पांचवें भाग के खंड से लिया गया यह पाठ है। तो यहाँ पे पंचतंत्र के लेखक या रचनाकार को पूछ रहा है, तो उनके रचनाकार या लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आगे कह रहा है, पंचतंत्र में 5 खंडों के नाम बताइए। 5 खंडों के नाम, पहला क्या है? मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकीय, लब्ध प्रणास, अपरिचित कारक। अपरिचित कारक से ही आपका लोभाविष्टा पाठ है। ठीक है, यहाँ प्रश्न दिया भी है, लोभाविष्टा चक्रधरा नामक पाठ पंचतंत्र के किस खंड से लिया गया है? किस खंड से है? तो उत्तर होगा पंचतंत्र के अपरिचित कारक से। अगला प्रश्न है, अपरिचित कारक में कुल कितनी कथाएं हैं? तो इसमें 14 कथाएं हैं। चलिए, लोभाविष्टा चक्रधरा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है बच्चों, बताइए, क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को अतिलोभ यानी बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 है, पहले, दूसरे, तीसरे तथा चौथे ब्राह्मण को सिद्धिवर्ती से क्या मिला? देखो, इससे बहुत सारे प्रश्न, इससे 4 प्रश्न बन सकते थे, लेकिन हमने एक ही साथ बना दिया है कि आप इतने समझदार हैं, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, एक प्रश्न से ही 4 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसे 4 प्रश्न न बनाकर एक ही में समेट दिया है। और आप लोग इतने समझदार भी हैं, उच्च वर्ग में पढ़ रहे हैं आप इसका उत्तर आराम से समझ करके 4 प्रश्न बने तो भी दे सकते हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ब्राह्मण को सिद्धिवर्ती से क्या मिला? तो पहले को तांबा मिला, दूसरे को चांदी मिली, तीसरे
सोना मिला और चौथे को यानी चौथे ब्राह्मण को खून से लथपथ चक्र मिला। तो बच्चों इस तरह से द्वितीय पाठ चक्रधरा के प्रश्न उत्तर के जो भी प्रश्न थे उसको हमने पूरा कराया। अभी भी किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है? और हाँ, नोट्स के लिए जो भी बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं अति शीघ्र नोट्स बनाना शुरू कर दें। दोनों पार्ट का प्रश्न उत्तर कंप्लीट नोट चाहिए। विद्यालय खुलने के बाद सबकी कॉपी जांच की जाएगी। जो बच्चे आ रहे हैं वो लिखे, जो नहीं आ रहे हैं वो अपना नोट्स ज़रूर तैयार करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।